हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट के फिफ्थ वीडियो में आ गए। ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट का। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो माइक्रो कंट्रोलर 8051 के सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन सेट्स है माइक्रो कंट्रोलर के। तो माइक्रो कंट्रोलर पे 8051 में जो इंस्ट्रक्शन सेट्स है वो क्लासीफाई किए गए 5 कैटेगरीज में, 5 ग्रुप्स में। एक ग्रुप आपको नजर आएगा अरिथमेटिक ग्रुप, जो नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले इंस्ट्रक्शंस कवर करता है। दूसरा ग्रुप जो आपको नजर आएगा लॉजिकल ग्रुप। लॉजिकल ग्रुप जैसे आपको पता है एंड लॉजिक, और लॉजिक, ये सब एक्सॉर लॉजिक, ये सब जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को लॉजिकल ग्रुप में कैटेगराइज किया हुआ है। तीसरा ग्रुप आपको नजर आएगा डेटा ट्रांसफर ग्रुप, जहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे देखेंगे। बुलियन इंस्ट्रक्शन सेट, यानी वो इंस्ट्रक्शन जो सिंगल बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लास्ट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्रांचिंग ग्रुप, जब आपको एक जगह से दूसरी जगह पे डायरेक्टली जाना होता है, जंप करना होता है, तो ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है। तो 8051 में टोटल 255 इंस्ट्रक्शंस है, तो वो इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए हुए। आइए हम लोग वन बाय वन करके वो कैटेगरी को देखते हैं, वो ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रुप में हम लोग पहला इंस्ट्रक्शन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एडिशन का इंस्ट्रक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं। एडिशन का इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ रहता है एडीडी करके, बाजू में आपका एक्यूमुलेटर रहेगा, कॉमा, दूसरा कोई भी आपका डेटा रहेगा, इमीडिएट डेटा रहेगा, या नहीं तो मेमोरी का एड्रेस रहेगा, या नहीं तो आपका कोई भी रजिस्टर होगा। तो 8 बिट एडिशन बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड सेकेंड ऑपरेंड परफॉर्म होता है, और रिजल्ट जो हमेशा इसका स्टोर होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में ही। और एडिशन के रिजल्ट के साथ में अगर कैरी फ्लैग आपका जनरेट होता है, कैरी जनरेट होता है, तो कैरी फ्लैग में वो सेट रिसेट अप्रोप्रिएटली होगा। तो एडिशन इंस्ट्रक्शन क्या करता है, नॉर्मल एडिशन करता है बिटवीन एक्यूमुलेटर में 8 बिट डेटा और कोई भी दूसरा डेटा जहाँ पे भी आपका हो, चाहे वो इमीडिएट डेटा आप दे रहे हो, चाहे वो एक रजिस्टर के थ्रू आप ले रहे हो, चाहे वो कोई मेमोरी के थ्रू आप ले रहे हो। तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है एडिशन, और रिजल्ट को स्टोर करता है एक्यूमुलेटर में ही। दूसरा इंस्ट्रक्शन आपको नजर आएगा वो ADDC करके ऑब्जर्व होगा। ADDC स्टैंड फॉर ऐड विथ कैरी। फॉर एग्जांपल आपको 16 बिट एडिशन परफॉर्म करना था, तो लोअर 8 बिट एडिशन परफॉर्म करने में कैरी जनरेट हुआ, तो वहां से जो कैरी जनरेट हुआ वो हायर 8 बिट रिजल्ट में भी उसको रिफ्लेक्ट करना है, लेना है साथ में। तो ये क्या करेगा, हायर 8 बिट डेटा अलॉन्ग विथ कैरी के स्टेटस के साथ में ऐड करेगा, और फिर रिजल्ट आपको स्टोर करके दिखाएगा एक्यूमुलेटर में। तो ये यूजफुल किसके लिए होता है, 16 बिट एडिशन। तो ऐड विथ कैरी मतलब दोनों 8 बिट डेटा के बीच में एडिशन परफॉर्म हो रहा है, साथ में कैरी के स्टेटस भी। तो ए होगा प्लस सेकेंड ऑपरेंड होगा प्लस कैरी फ्लैग इजिकल्स टू रिजल्ट जो स्टोर होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 16 बिट एडिशन परफॉर्म करने का, यहाँ पे कैसा इसने परफॉर्म किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एड 1E44H256CAH। तो ये 16 बिट के दो नंबर्स है, ये एक नंबर है और एक ये नंबर है, दोनों को हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले दोनों के लोअर नंबर एडिशन होंगे, फिर बाद में हायर नंबर एडिशन होंगे अलॉन्ग विथ कैरी। तो इसने सबसे पहले कैरी को क्लियर किया है। अब पहले नंबर का लोअर बाइट नंबर ले रहा है एक्यूमुलेटर में, मूव ए कॉमा, यहाँ पे हैश आएगा क्योंकि इमीडिएटली आप नंबर लोगे, इसने हैश डालना भूल गए, यहाँ पे मिस्टेक किया है। मूव ए कॉमा हैश 44H, तो ये एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली 44H आ गया। अब डायरेक्टली इसको ऐड कर रहा है, ऐड ए विथ कौन सा इमीडिएट नंबर है जो ऐड करना है एक्यूमुलेटर को, सेकंड नंबर का जो लोअर 8 बिट नंबर वो क्या है, CA। तो यहाँ पे लिखना है ऐड ए कॉमा हैश, यहाँ पे भी हैश रहेगा, इमीडिएटली आप CA नंबर के साथ में क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अब ये दोनों को ऐड करने में मान के चलो कैरी जनरेट हुआ, तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसका जो रिजल्ट आया वो एक रजिस्टर में आप स्टोर कर रहे हो, कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, मूव R1 कॉमा ए, यानी एक्यूमुलेटर का रिजल्ट आप कौन से रजिस्टर में देके रख रहे हो, R1 में। तो द रिजल्ट जो रिजल्ट है लोअर एडिशन का वो 0EH कहाँ पे आ गया, R1 में आ गया, और कैरी फ्लैग 1 है, कैरी भी जनरेट हुआ था ये दोनों को ऐड करने में। अब हम लोग आते हैं हायर 8 बिट नंबर पे। तो हायर 8 बिट फर्स्ट नंबर का हायर 8 बिट नंबर क्या है, 1E। तो मूव ए कॉमा हैश 1EH, तो इमीडिएटली आपने 1EH को एक्यूमुलेटर में ले लिया। अब आप इसको कैरी के साथ पे ऐड कर रहे हो, ऐड CA कॉमा हैश 56H। तो सेकंड नंबर का हायर 8 बिट नंबर क्या है, 56H, तो उसके साथ में आप ऐड कर रहे हो। अब कैरी फ्लैग के साथ में एडिशन हुआ है, अब जो भी रिजल्ट है एक्यूमुलेटर का उसको कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, R2 में। तो आपका रिजल्ट जो है 750EH वो कहाँ पे दिखेगा, R2 में 75 दिखेगा, और 0EH कहाँ पे दिखेगा, R1 में दिखेगा, और कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा। कैरी फ्लैग में आपका क्या नजर आएगा, कैरी फ्लैग में आपका क्या होगा, 0।
तो ये था आपका 16 बिट एडिशन, ऐड विद कैरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे DAA। DAA स्टैंड फॉर डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। जब भी आपको आपका आंसर रिजल्ट BCD फॉर्म में चाहिए, बाइनरी कोडेड फॉर्म में चाहिए, तो वहां पे ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन यूज होता है इमीडिएटली आफ्टर एडिशन। तो आफ्टर एडिशन के बाद में अगर आपको रिजल्ट जो चाहिए BCD फॉर्म में चाहिए, बाइनरी कोडेड फॉर्म में चाहिए, तो उस पर्टिकुलर BCD फॉर्म में लाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है वो डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर होता है। तो इस इंस्ट्रक्शन का काम यही है टू एडजस्ट द रिजल्ट इन डेसिमल, डेसिमल एडजस्ट द एक्यूमुलेटर। इस इंस्ट्रक्शन का फुल फॉर्म यही है, डेसिमल एडजस्ट द एक्यूमुलेटर। फॉर्मेट द एक्यूमुलेटर इनटू अ प्रॉपर 2 डिजिट पैक्ड BCD नंबर, ऑपरेट्स ओनली ऑन द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में ही ऑपरेट होता है क्योंकि एडिशन करके जो आपका रिजल्ट रहेगा वो एक्यूमुलेटर में रहेगा, और उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एडिशन के बाद ही आप डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर यूज करोगे, सो दैट आपका आंसर कौन से फॉर्म में मिलेगा, BCD। वर्क्स ओनली आफ्टर द एड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका है SUBB। SUBB स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्ट विद बोरो। जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में SUB यूज होता है, एडिशन में ऐड विद कैरी यूज होता है, वैसे सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट विद बोरो यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपका अगर बोरो जनरेट हुआ है, कैरी फ्लैग सेट हुआ है प्रीवियस सब्ट्रैक्शन से, तो वो पर्टिकुलर रिजल्ट को भी आपको ऑब्जर्व करना है अपने हायर बिट में। तो सब्ट्रैक्ट एंड ऑपरेट एंड द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द बोरो यानी कैरी फ्लैग फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। यानी इसका कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्यूमुलेटर का माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेकंड ऑपरेंड, माइनस किसके साथ में हो रहा है, कैरी फ्लैग जो बोरो आपने लिए थे प्रीवियस सब्ट्रैक्शन में। तो रिजल्ट इज ऑलवेज सेव्ड इन कहाँ पे होगा, एक्यूमुलेटर, और कैरी फ्लैग सेट रीसेट होगा अप्रोप्रिएटली। तो इसका सब्ट्रैक्ट विद बोरो का इंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म होता है, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो माइनस सेकंड ऑपरेंड का जो डेटा है वो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस कैरी फ्लैग का स्टेटस। तो ये तीनों चीज एक साथ सब्ट्रैक्ट होगी, और फिर तीनों का सब्ट्रैक्ट होके रिजल्ट जो होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो ये था इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट विद बोरो। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, A माइनस सेकंड ऑपरेंड, वहां पे कैरी फ्लैग का स्टेटस नहीं आएगा। नॉर्मल SUB में जो सब्ट्रैक्शन होगा वो सिर्फ क्या होगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और सेकंड ऑपरेंड जो रहेगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ BCD एडिशन का। यहाँ पे क्या बोला है, ऐड 34 to 49 BCD। अब ये दोनों नंबर को आपको ऐड करना है किसमें, BCD में। तो सबसे पहले कैरी फ्लैग को क्लियर कर दो, मूव A,#34H। अब यहाँ पे इसने करेक्ट किया, इमीडिएटली आपने 34H को एक्यूमुलेटर में लिए, फिर ऐड A,#49H, फिर इमीडिएटली आपने सेकंड नंबर 49 से साथ में क्या किया, ऐड किया। अब आप जब एडिशन करोगे तो आपको इसका जो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में दिखाएगा वो किस में दिखाएगा, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में दोनों का एडिशन करके क्या आंसर आता है, 7DH। तो 7DH ये हेक्साडेसिमल में दिखा रहा है, लेकिन आपको इसको BCD फॉर्म में चाहिए, करेक्ट डेसिमल फॉर्म में चाहिए, तो आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा, DAA, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। इमीडिएटली आफ्टर एडिशन ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो आपको आंसर जो है वो BCD फॉर्म में दिखाएगा, यानी डेसिमल फॉर्म में दिखाएगा। डेसिमल फॉर्म में दोनों का एडिशन करके कितना होता है, 9 + 4 कितना होता है, 13, 5 + 3 कितना होता है, 8, 83। तो 83H आपको डेसिमल फॉर्म में रिजल्ट आपको दिखेगा, 83H करके आपको दिखाएगा। तो whenever you want result in binary coded decimal form, तो इसके ऐड इंस्ट्रक्शन के बाद इमीडिएटली आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो ये यूज है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन का। तो ये अरिथमेटिक ग्रुप में ही आता है, क्योंकि आप ये इमीडिएटली आप एडिशन के बाद में यूज करते हो, तो ये आंसर आपको किस में देता है, BCD फॉर्म में देता है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक ग्रुप में इंक्रीमेंट INC। तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो भी आपका डेटा है उस डेटा को एक से इंक्रीमेंट कर देता है। इंक्रीमेंट द ऑपरेंड बाय 1, जो भी ऑपरेंड रहेगा उस ऑपरेंड को एक से क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। द ऑपरेंड कैन बी रजिस्टर, ऑपरेंड चाहे तो वो रजिस्टर हो सकता है, डायरेक्ट एड्रेस हो सकता है, इनडायरेक्ट एड्रेस हो सकता है, डेटा पॉइंटर हो सकता है, इनडायरेक्ट एड्रेस हो या डायरेक्ट एड्रेस हो, वॉट एवर इट मे बी, उस पर्टिकुलर कंटेंट को ऑपरेंड को एक से वो क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया INC R1, तो R1 में अगर 20H था तो 20H के बाद वो क्या कर देगा, 21H कर देगा, एक से बढ़ा देगा। उसी तरीके से उसका अपोजिट डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट क्या करता है, ये एक नंबर से क्या कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीमेंट कर देता है। यहाँ पे ऑपरेंड एक नंबर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। चाहे वो डायरेक्ट एड्रेस हो, इनडायरेक्ट एड्रेस हो, वो एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन AB, डिवीजन AB। ये दो इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन AB, यही इंस्ट्रक्शन सिर्फ एग्जिस्ट है 8051 में, और डिवीजन का भी सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट है। A और B के बीच में ही मल्टीप्लीकेशन होता है, A और B रजिस्टर के बीच में डिवीजन होता है। तो A में जो कंटेंट है, B में जो कंटेंट है, वो दोनों का मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट जो है, क्वेश्चन जो रहेगा वो एक्यूमुलेटर में रहेगा।
तो इस तरीके से इसका रिजल्ट जो है वो स्टोर होता है। मल्टीप्लिकेशन करने में आपको 16 बिट का रिजल्ट भी आ सकता है, 8 बिट का रिजल्ट भी आ सकता है। तो 16 बिट का रिजल्ट आने में लोअर जो 8 बिट रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में रहेगा, और जो हायर 8 बिट जो रिजल्ट है वो कहाँ पे रहेगा, बी रजिस्टर में रहेगा। इस तरीके से स्टोर होता है। डिवीजन ए बी करने में क्या होता है, डिवीजन ए बी करने में डिवाइड करके आपको रिजल्ट जो है वो क्वेश्चन और रिमाइंडर के फॉर्म में आता है। क्वेश्चन जो है वो हमेशा आपको एक्यूमुलेटर में दिखेगा, और रिमाइंडर जो आपको कहाँ पे दिखेगा, बी रजिस्टर में दिखेगा। तो वेन एवर यू डिवाइड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिवाइड करता हूँ 9 डिवाइड बाई 2, तो 9 डिवाइड बाई 2 करके आपका कितना आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो 2 आएगा, क्वेश्चन जो आएगा आपका 4 आएगा, और रिमाइंडर जो आपका 1 है वो कहाँ पे दिखेगा, बी रजिस्टर में दिखेगा। 9 डिवाइड बाई 2, तो आपको मालूम है 2 4 8 होता है, तो क्वेश्चन जो है वो एक्यूमुलेटर में दिखेगा, रिमाइंडर जो बचा 1 है वो 1 आपका कहाँ पे दिखेगा, इधर पे एक्यूमुलेटर में दिखेगा, बी रजिस्टर में दिखेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं आता है, पॉइंट में आंसर नहीं आता है आपका, 4.5 ऐसा दिखाई नहीं देगा, क्वेश्चन और रिमाइंडर में फॉर्म में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो क्वेश्चन हमेशा आपका रिजल्ट जो है वो कहाँ पे दिखेगा, एक्यूमुलेटर में, और रिमाइंडर वाला जो रिजल्ट है वो आपको हमेशा कहाँ पे दिखेगा, बी रजिस्टर में। तो इस तरीके से डिवीजन का रिजल्ट परफॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में, वो लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, लॉजिकल ग्रुप में एंड लॉजिक होता है, और लॉजिक होता है। तो वेन एवर आपको एंड लॉजिक परफॉर्म करना हो, और लॉजिक परफॉर्म करना हो, तो यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, दिया हुआ इधर पे। वर्क ऑन बाइट सीज ऑपरेट और द कैरी फ्लैग के हिसाब से भी ऑपरेट होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ANL A, RN, अब ANL A, RN का मतलब क्या हो रहा है, एंड लॉजिक परफॉर्म हो रहा है एक्यूमुलेटर में, कॉमा कोई भी दूसरा रजिस्टर R0 to R7, RN मतलब R0 to R7 कोई भी रजिस्टर हो सकता है। तो ये एंड लॉजिक परफॉर्म कर रहा है बिटवीन एक्यूमुलेटर का डेटा कंटेंट और R0 to R7 जो भी रजिस्टर हो उसके बीच में, दोनों के बीच में एंड लॉजिक परफॉर्म कर रहा है, और रिजल्ट जो हमेशा कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में ही। तो एक डेटा का होना आपका एक्यूमुलेटर में होना जरूरी है। whenever you perform logical operation, arithmetic operation, एक डेटा आपका होना कहाँ पे जरूरी है, एक्यूमुलेटर में। ANL A, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस दिया हो रहेगा, उस डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस में जो भी कंटेंट होगा वो एंड लॉजिक परफॉर्म होगा एक्यूमुलेटर के साथ में। ANL A, @RI, @RI का मतलब क्या होता है, RI कैन बी R0 और R1, दो पॉइंटर रजिस्टर होते हैं हमारे पास। R0 पॉइंट कर सकता है, यानी तो R1 पॉइंट कर सकता है। R0 R1 के अलावा और कोई दूसरा पॉइंटर पॉइंट नहीं करता है। तो R0 R1 में से कोई भी रजिस्टर यूज हो सकता है मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने में। अब उस मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट है वो कंटेंट एंड लॉजिक होगा किसके साथ में, एंड एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ में। समझ में आना चाहिए आपको ये @RI का मतलब क्या। @RI का मतलब RI जो भी है वो RI मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी में अभी जो भी डेटा रहेगा उस डेटा के साथ में एंड लॉजिक परफॉर्म होगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। ANL A, हैश डेटा मतलब एंड लॉजिक हो रहा है एक्यूमुलेटर और इमीडिएट डेटा के बीच में। ANL डायरेक्ट A मतलब एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है वो एंड लॉजिक परफॉर्म हो रहा है डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस के साथ में। यहाँ पे ये रिजल्ट इधर पे ऐसा दिया हुआ है, इसका रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में ही रहेगा। ANL डायरेक्ट हैश डेटा, अब डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है और हैश डेटा, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये इमीडिएटली आपका क्या हो रहा है, एंड लॉजिक परफॉर्म हो रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस बिटवीन इमीडिएट डेटा। ANL C, बिट, अब मतलब ये बुलियन कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में आ गया, जहाँ पे आपका कैरी फ्लैग और कोई भी एक पर्टिकुलर बिट के साथ में एंड लॉजिक परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट आपका इस तरीके से XRL मतलब एक्सऑर लॉजिक। अब जब भी आपको एक्सऑर लॉजिक परफॉर्म करना हो तो जो भी आप लिखो तो वो एक्स ऑन बाइट ओनली, ये बाइट के ऊपर ही एक्सऑर लॉजिक परफॉर्म करता है। CPL CLR, CPL स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट, कोई भी बिट को अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हो। वर्क ऑन द एक्यूमुलेटर और अ बिट, अब क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए कोई भी बिट को क्लियर करना है, रिसेट करना है, तो रिसेट करने के लिए आप क्लियर वाले ये इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है CLR P1.2, तो पोर्ट 1 की सेकंड बिट को क्या कर रहा है, ये रिसेट कर रहा है, क्लियर कर रहा है। तो ये बुलियन कैटेगरी का एग्जांपल है ये। अभी यहाँ पे RL, RLC, RR, RRC, ये रोटेट के इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी, रोटेट राइट एक्यूमुलेटर, रोटेट राइट थ्रू कैरी। तो ये रोटेट के इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर सिर्फ एक्यूमुलेटर की एक बिट को लेफ्ट से रोटेट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी मतलब रोटेट लेफ्ट कर रहा है एक्यूमुलेटर को, लेकिन कैरी के साथ में, कैरी के साथ में मतलब ये होता है कि इसके अंदर की जो D7 वाली बिट है, D7 वाली बिट कहाँ पे जाएगी, कैरी फ्लैग में जाएगी, और कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो कहाँ पे जाएगा, D0 बिट में जाएगा।
तो यहाँ पे रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी का मतलब यही होता है कि एक्यूमुलेटर की एक एक बिट पोजीशन लेफ्ट में रोटेट होगी, और जो D7 वाला बिट है वो कहाँ पे जाएगा, कैरी फ्लैग में जाएगा, और कैरी फ्लैग वाला जो स्टेटस है वो कहाँ पे जाएगा, D0 वाली बिट में जाएगा। तो इस तरीके से रोटेट होता है। नेक्स्ट है रोटेट राइट एक्यूमुलेटर। रोटेट राइट एक्यूमुलेटर नॉर्मल रोटेट राइट है थ्रू विदाउट कैरी फ्लैग, यानी एक एक बिट को क्या करेगा, ये रोटेट करेगा राइट में, एक्यूमुलेटर की एक एक बिट को रोटेट करेगा राइट में, यानी D0 वाली बिट कहाँ पे चाहिए, D7, और D7 वाली बिट इस तरीके से रोटेट होती रहेगी, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0। तो इस तरीके से विदाउट कैरी ये रोटेट होगी 1 बिट ईच इन राइट पोजीशन। रोटेट राइट थ्रू कैरी, अब रोटेट राइट थ्रू कैरी मतलब क्या, एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है वो एक बिट पोजीशन रोटेट होगा राइट में। अब जो D0 वाला बिट है वो कहाँ पे जाएगा, कैरी में, और कैरी वाला जो स्टेटस है वो कहाँ पे जाएगा, D7 बिट में। तो इस तरीके से 1 बिट ईच पोजीशन रोटेट होंगे विथ कैरी के साथ में। तो कैरी वाला जाएगा D7 में और D0 वाला जाएगा कैरी में। तो इस तरीके से रोटेट राइट थ्रू कैरी। स्वैप एक्यूमुलेटर, स्वैप एक्यूमुलेटर का मतलब क्या होता है, लोअर और अपर निबल्स को क्या कर देगा, एक्यूमुलेटर के एक्सचेंज कर देगा, स्वैप कर देगा। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर में, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था 05H, तो एक्यूमुलेटर में 05H, तो स्वैप एक्यूमुलेटर लिखने से क्या होगा, 5 वाला जो लोअर निबल है वो कहाँ पे आ जाएगा, अपर निबल में, और अपर वाला जो निबल है वो कहाँ पे चला जाएगा, लोअर में, यानी 05 का क्या हो जाएगा, 50H हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक्यूमुलेटर की लोअर निबल यानी लोअर 4 बिट और अपर 4 बिट के बीच में क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो लोअर और अपर निबल आपस में क्या हो जाएगी, एक्सचेंज। जैसे मैंने बताया 05 का क्या हो जाएगा, 50H हो जाएगा। नो कंपेयर इंस्ट्रक्शन बिल्ड इनटू कंडीशनल, ये आपको कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं। तो ये डेटा ट्रांसफर के कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ग्रुप है डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, सोर्स से डेस्टिनेशन में। तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन की लेंथ भी डिफरेंट होती है। अगर 8 बिट डेटा मौजूद है इंस्ट्रक्शन में तो वो आपका बनेगा 2 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेगा, 2 मेमोरी की पोजीशन लेगा। और अगर डायरेक्टली आपका नॉर्मल ऑपकोड जैसा इंस्ट्रक्शन है, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, यानी मेमोरी में सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन की जगह लेगा। जैसे मूव A, यानी ये क्या कर रहा है, सोर्स यानी आपका नॉर्मल रजिस्टर है R0 to R7, वहां से डेटा मूव हो रहा है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। तो इसकी लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी है, 1 बाइट, यानी मेमोरी में कितनी जगह लेगा, सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन की जगह लेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन में डेटा लिखा हुआ नहीं है, नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो मूव A, मतलब क्या कर रहा है, डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, रजिस्टर R0 R7 कोई भी रजिस्टर है उससे कहाँ पे भेज रहा है, एक्यूमुलेटर में। मूव A, डायरेक्ट, अब ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस का जो भी डेटा है वो कहाँ पे मूव हो रहा है, एक्यूमुलेटर में मूव हो रहा है। इसकी लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी होगी, 2 बाइट की होगी। मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, तो मेमोरी का एड्रेस आप लोग यहाँ पे डालोगे तो वो आपका लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ाएगा, कवर करेगा आपका। मूव A, अब RI जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे मूव हो रहा है, एक्यूमुलेटर में। तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन की भी लेंथ कितनी है, 1 बाइट, क्योंकि कोई भी डेटा लिखा हुआ नहीं है इंस्ट्रक्शन में। मूव A, डेटा, ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हैश इमीडिएट डेटा आप यहाँ पे लिख रहे हो, 8 बिट डेटा इमीडिएटली आप यहाँ पे लिख रहे हो। तो मूव A, डेटा, तो इमीडिएटली आप जो भी डेटा लिख रहे हो वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा, चले जाएगा। मूव RN, उसी तरीके से एक्यूमुलेटर से रजिस्टर में जा सकता है, डायरेक्ट मेमोरी से रजिस्टर में जा सकता है, इमीडिएट डेटा रजिस्टर में जा सकता है। तो ये सब डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जो थे मैंने आपको इधर पे समझा दिया। डायरेक्ट टू डायरेक्ट यानी डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस से डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस में जा रहा है। यहाँ पे आपको मूव RI, एक्यूमुलेटर से डेटा आपका मूव हो रहा है उस मेमोरी लोकेशन में जहाँ पे रजिस्टर RI पॉइंट कर रहा है। RI कैन भी R0 R1, 2 पॉइंटर रजिस्टर होते हैं। तो RI R0 R1 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं वहां पे डेटा मूव हो जाएगा एक्यूमुलेटर का। तो ये आपके डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन थे। तो यहाँ पे ये सब एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ पे 1 बिट डेटा ट्रांसफर भी होता है कैरी फ्लैग को जो इन्वॉल्व करता है। मूव C, बिट, यानी मूव C, बिट मतलब जो भी बिट आपने मेंशन किया हो उसका डेटा कहाँ पे जा रहा है, इधर पे कैरी फ्लैग में मूव हो रहा है। इसी तरीके से मूव बिट, C, कैरी फ्लैग का डेटा कहाँ पे मूव होगा, जो बिट में आप मेंशन किए हो। हाँ, 16 बिट डेटा ट्रांसफर भी होता है, DPTR रजिस्टर यूज होता है, डेटा पॉइंटर रजिस्टर यूज होता है। डेटा पॉइंटर रजिस्टर 16 बिट का रजिस्टर है जहाँ पे 16 बिट का डेटा आप इमीडिएटली मूव कर सकते हो। मूव DPTR, हैश डेटा, तो यहाँ पे 2000H अगर लिखा हो तो 2000H इमीडिएटली कहाँ पे मूव हो जाएगा, डेटा पॉइंटर रजिस्टर में। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में मूव C। अब ये मैं आपको इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में ये इंस्ट्रक्शन को बता चुका था। मूव C A,@A+DPTR, तो ये कोड मेमोरी में यूज होता है, प्रोग्राम मेमोरी के लिए यूज होता है। जब आप प्रोग्राम मेमोरी से आपको डेटा ट्रांसफर करना हो
तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन यूज होता है, यानी क्या होता है, ए एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है डीपीटीआर में जो कंटेंट है दोनों ऐड करके जो फाइनल कंटेंट बनता है वो मेमोरी लोकेशन से वो डेटा कॉपी होता है, कहाँ पे आता है, एक्यूमुलेटर। तो ये जो मेमोरी होगी वो कोड मेमोरी होगी, रॉम मेमोरी होगी। फॉर एग्जांपल ए में 10 था, डीपीटीआर में 2000 था, तो 2010 जो कोड मेमोरी है उस कोड मेमोरी में जो डेटा है वो कहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेटर में आएगा। इसी तरीके से मूव सी ए @ a + pc, अब एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में जो कंटेंट है वो दोनों ऐड होके जो फाइनल मेमोरी एड्रेस बनेगा उस मेमोरी का डेटा कहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेटर में आएगा। तो ये कोड मेमोरी वाले इंस्ट्रक्शंस थे, मूव सी कोड मेमोरी, सी स्टैंड फॉर कोड मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट मूव एक्स, मूव एक्स मतलब जब आपको डेटा ट्रांसफर करना होता है एक्सटर्नल रॉम मेमोरी से, तो एक्सटर्नल डेटा मेमोरी से ट्रांसफर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है वो मूव एक्स यूज होता है। तो मूव एक्स @RI, @RI मतलब RI जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा, एक्सटर्नल मेमोरी को जो पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेटर में। तो दिस एक्स स्टैंड फॉर, जब मूव के आगे एक्स लिखा हुआ रहता है तो दिस एक्स स्टैंड फॉर एक्सटर्नल डेटा मेमोरी, एक्सटर्नल रैम मेमोरी, तो वहां से डेटा आपको इधर पे ट्रांसफर होता है। तो मूव एक्स A, @DPTR, अब DPTR जो मेमोरी लोकेशन जो एक्सटर्नल मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा कहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेटर में आएगा। उसी तरीके से मूव एक्स @RI, A, एक्यूमुलेटर से डेटा कहाँ पे मूव हो रहा है, जहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी को पॉइंट कर रहा है RI। मूव एक्स @DPTR, A का मतलब एक्यूमुलेटर से डेटा मूव हो रहा है, कॉपी हो रहा है उस मेमोरी लोकेशन को जो कौन पॉइंट कर रहा है, उस एक्सटर्नल मेमोरी को जो पॉइंट कर रहा है DPTR। तो ये एक्स जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी को पॉइंट करने के लिए यूज होता है, एक्सटर्नल मेमोरी से रिलेटेड एक्स यूज होता है। पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन स्टैक मेमोरी से रिलेटेड ये दो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। पुश मतलब जब आपको डेटा स्टैक मेमोरी में भेजना होता है तो पुश इंस्ट्रक्शन यूज होता है। तो पुश डीपीएल का मतलब डेटा पॉइंटर का लोअर बाइट का जो भी डेटा है वो कहाँ पे चले जाएगा, स्टैक मेमोरी में चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और वही चीज को आप रिकवर कर सकते हो, रिट्रीव बैक कर सकते हो बाय यूजिंग कौन से इंस्ट्रक्शन, पॉप। जब आपको डेटा स्टैक मेमोरी से लेके आना है नॉर्मल कहीं पे भी, तो वहां पे कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होता है, पॉप। तो पॉप 40H मतलब पॉप 40H का मतलब ये होता है कि 40H स्टैक मेमोरी में जो डेटा है वो कहाँ पे आ जाएगा, इधर पे, जहाँ पे जो मेमोरी में आप पॉइंट कर रहे हो उधर पे आ जाएगा। तो पुश और पॉप जो इंस्ट्रक्शन है वह जब आपको स्टैक मेमोरी से डेटा, आपको स्टैक लोकेशन से डेटा आपको भेजना हो या रिट्रीव बैक करना हो, तो पुश और पॉप, पुश से भेजा जाता है, पॉप से रिट्रीव बैक किया जाता है। XCH एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। दिस इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, XCH A, RN, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है और R0 to R7 का जो कंटेंट है वो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर में था 10 और R में था 20, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन R में जो 20 था वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा और एक्यूमुलेटर में जो 10 था वो R में चला जाएगा। तो एक्सचेंज करता है ये इंस्ट्रक्शन, पूरा की पूरे कंटेंट को, पूरा की पूरा 8 बिट कंटेंट को एक्सचेंज करता है दोनों के बीच में। एक्सचेंज A, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, उस मेमोरी एड्रेस का जो भी कंटेंट है वो एक्सचेंज हो जाएगा एक्यूमुलेटर के साथ में। तो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो उस मेमोरी एड्रेस में चला जाएगा और मेमोरी एड्रेस का जो कंटेंट वो कहाँ पे चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। एक्सचेंज A, @RI मतलब RI जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ में, एक्यूमुलेटर के साथ में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करना है, एक्सचेंज डिजिट। अब एक्सचेंज डिजिट का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज लोअर डिजिट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द लोअर डिजिट ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिए। एक्सचेंज डिजिट का मतलब ये होता है कि जो भी लोअर बिट है, लोअर निबल है एक्यूमुलेटर की, वो सिर्फ एक्सचेंज होगी जो आपने ऑपरेंड यहाँ पे मेंशन की हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक्सचेंज डिजिट A, @RI, अब RI जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका लोअर निबल सिर्फ एक्सचेंज होगा किसके साथ में, एक्यूमुलेटर के साथ में। मान के चलो एक्यूमुलेटर में था 05, मान के चलो एक्यूमुलेटर में था 05 और RI जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उधर पे डेटा था 06, तो 0506। अब आगे के जो अपर निबल है 0 वो रिमेन अनचेंज, खाली यहाँ का 5 कहाँ पे चले जाएगा, 6 हो जाएगा और एक्यूमुलेटर का 5 वहां पे आ जाएगा, R में 5 हो जाएगा। यानी R का 6 इधर पे आ जाएगा एक्यूमुलेटर में और एक्यूमुलेटर का 5 कहाँ पे चले जाएगा, R में। तो सिर्फ ये लोअर निबल को एक्सचेंज करता है, लोअर निबल। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बुलियन ग्रुप ऑफ ऑपरेशन पे, बुलियन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में। बुलियन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन का जैसा कि आपको मीनिंग बताया, यानी वो ऑपरेशन जो आप सिंगल बिट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है
और एक और बात, यहाँ पे बुलियन इंस्ट्रक्शन में पैरिटी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग और एक्सिलरी कैरी फ्लैग कैनॉट बी अल्टर डायरेक्टली। इनको डायरेक्टली आप अल्टर नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ही अपना रिजल्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पैरिटी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का एग्जांपल मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 2 में समझा चुका हूँ, जब मैं फ्लैग रजिस्टर एक्सप्लेनेशन दिया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो उसको आप डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते हो ये सारे फ्लैग्स को। ना कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज हो सकते हैं सिंगल बिट में? सेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, एंड लॉजिक करने के लिए, ऑल लॉजिक करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, मूव करने के लिए, या जंपिंग वगैरह करने के लिए, सारे इंस्ट्रक्शंस आप सिंगल बिट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है क्लियर, तो क्लियर मतलब आप उस पर्टिकुलर बिट को क्या कर रहे हो? रीसेट कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, जीरो कर रहे हो। क्लियर P1.1 यानी पोर्ट 1 की 1 बिट को आपने क्या कर दिया? रीसेट कर दिए। CLRC मतलब आपने कैरी फ्लैग को क्या कर दिया? क्लियर कर दिए। सेट बिट यानी आप उस बिट को सेट कर रहे हो। सेट बिट A.2 यानी एक्यूमुलेटर की सेकंड बिट को आप क्या कर रहे हो? सेट कर रहे हो, लॉजिक 1 कर रहे हो, हाई कर रहे हो। सेट बिट कैरी यानी आप कैरी फ्लैग को क्या कर रहे हो? सेट कर रहे हो। CPL स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट, कोई भी बिट को अगर कॉम्प्लीमेंट करना है, 1 का 0, 0 का 1, तो यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन से आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। CPL40H का मतलब 40H इज द मेमोरी लोकेशन। अब उस वहां पे जो भी पर्टिकुलर बिट होगी, जो भी उसका होगा, उसको क्या कर देगा? ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, कॉम्प्लीमेंट बिट। ORL और लॉजिक भी होता है, एंड लॉजिक भी होता है, सारे लॉजिक्स भी परफॉर्म कर सकते हो आप कैरी फ्लैग और 20H मेमोरी एड्रेस के बीच में। जो भी बिट होगी, 20H की जो भी बिट होगी उसके बीच में, और कैरी फ्लैग के बीच में और लॉजिक होगा। एंड लॉजिक परफॉर्म हो रहा है कैरी फ्लैग और 34H मेमोरी एड्रेस में, जो भी पर्टिकुलर बिट होगी उसके बीच में क्या हो रहा है? कैरी फ्लैग के साथ में क्या हो रहा है? एंड लॉजिक हो रहा है। डेटा ट्रांसफर भी होता है 3F मेमोरी एच में, जो भी पर्टिकुलर डेटा है वो कॉपी हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है? कैरी फ्लैग में जा रहा है। मूव P1.2C, कैरी फ्लैग का जो भी स्टेटस है वो कहाँ पे मूव हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है? पोर्ट 1 की सेकंड बिट पे जा रहा है, कॉपी हो रहा है। तो अगर ये 1 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जंप इंस्ट्रक्शंस भी यूज होते हैं सिंगल अपने बुलियन इंस्ट्रक्शन में, जैसे कि जंप इफ कैरी, तो जंप करेगा वो पर्टिकुलर एड्रेस पे अगर कैरी फ्लैग क्या है? सेट है। जंप इफ नॉट कैरी, वो जंप करेगा अगर वो कैरी फ्लैग सेट नहीं है, मतलब क्लियर्ड है, 0 है तो जंप करेगा। जंप इफ बिट, अगर 1 है तो बिट है तो जंप करेगा। जंप इफ नॉट बिट, अगर 1 नहीं है तो जंप करेगा। 1 नहीं है तो जंप करेगा, मतलब 0 है तो जंप करेगा। जंप इफ बिट ACC.2, एक्यूमुलेटर की सेकंड बिट अगर 1 है तो जंप करेगा। जंप इफ बिट, जंप बिट कैरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जंप टू अ रिलेटिव एड्रेस इफ बिट इज सेट एंड क्लियर द बिट, यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है कि जंप करे अगर वो बिट सेट है और बाद में उसको क्लियर भी कर दे। जंप करने के बाद में उस बिट को क्या कर दे? क्लियर भी कर दे। जंप इफ बिट एंड क्लियर, तो वो पर्टिकुलर बिट अगर सेट है तो जंप करेगा, और साथ में जंप मारने के बाद में उसको क्या कर देगा? क्लियर भी कर देगा। तो ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं, जैसे शॉर्ट जंप है, लॉन्ग जंप है, आप लोग देखते हैं। तो शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शन का यूज क्या होता है? जब भी आपको 8 बिट रिलेटिव एड्रेस में जंप करना होता है। फॉर एग्जांपल 8 बिट मतलब 256, 8 बिट से आप कितने मेमोरी लोकेशन में जंप कर सकते हो? 256, तो प्लस 128 माइनस 127 एड्रेस के बीच में आप क्या कर सकते हो? जंप मार सकते हो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शन। और लॉन्ग जंप का मतलब क्या होता है कि पूरा की पूरा 16 बिट आप एड्रेस यूज कर सकते हो, यानी आप पूरे एंटायर 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन के बीच में आप कहीं पे भी जंप मार सकते हो। तो शॉर्ट जंप उसलिए यूज होता है जब आपका एड्रेस 8 बिट एड्रेस यूज होता है, यानी प्लस 128 माइनस 127 की रेंज के बीच में, ऊपर नीचे के बीच में आप जंप कर सकते हो। लॉन्ग जंप मतलब एंटायर 64 किलोबाइट की मेमोरी में आप कहीं पे भी कोई भी मेमोरी लोकेशन में आप क्या कर सकते हो? जंप मार सकते हो। फिर इसी के साथ में दूसरा जंप जो होता है एब्सोल्यूट जंप, ए जंप। एब्सोल्यूट जंप के हेल्प से आप कितने 11 बिट मेमोरी एड्रेस के बीच में जंप कर सकते हो, यानी 2 किलोबाइट ऑफ मेमोरी यूज होता है। 11 बिट एड्रेस यूज करके आप कितनी मेमोरी के बीच में जंप कर सकते हो? 2 किलोबाइट। तो 2 किलोबाइट की मेमोरी के रेंज में आप कहीं पे भी आप जंप मार सकते हो विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट जंप। तो जंप @A+DPTR, ये इनडायरेक्ट जंप है। जस्ट नॉर्मली क्या कर रहा है? ये जंप कर रहा है एक्यूमुलेटर प्लस DPTR के कंटेंट को ऐड करके उस मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्टली क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो 8051 हैज प्रोवाइड टू फॉर्म्स ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन। एब्सोल्यूट कॉल जैसे बताया 11 बिट मेमोरी एड्रेस के बीच, यानी 2 किलोबाइट ऑफ मेमोरी के बीच में आप कहीं पे भी जंप मार सकते हो। लॉन्ग कॉल मतलब एंटायर 64 किलोबाइट की मेमोरी के रेंज में आप कहीं पे भी जंप मार सकते हो। तो एब्सोल्यूट कॉल 2 किलोबाइट ऑफ मेमोरी रेंज, लॉन्ग कॉल 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी रेंज के बीच में आप कहीं पे भी जंप कर सकते हो, जा सकते हो। तो एब्सोल्यूट कॉल आपका बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसा? एब्सोल्यूट जंप के जैसा। और एल कॉल आपका सिमिलर है बिल्कुल किसके जैसा? लॉन्ग जंप के जैसा।
ये कॉल इंस्ट्रक्शन उसलिए यूज होते हैं जब आपको कोई सब रूटीन पे जाना होता है, सब रूटीन को कॉल करना होता है, तो हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ए कॉल आप 2 किलोबाइट ऑफ मेमोरी तक आप कहीं पे भी सब रूटीन तक जा सकते हो, 2 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन के रेंज तक आप कहीं पे भी सब रूटीन तक जा सकते हो, कॉल कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ एल कॉल आप एंटायर 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन के बीच में कहीं पे भी सब रूटीन के पास आप कॉल कर सकते हो। तो ये बेसिकली यूज होता है अपने जब इंटरप्ट वगैरह में जाने के लिए, जब आपको कोई सब रूटीन को कॉल करना होता है तो ए कॉल एल कॉल इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट आप लोग का, जब वही सब रूटीन की तरफ आपने चले गए तो वहां से जब आपको रिटर्न आना है मेन प्रोग्राम में, तो जो नॉर्मल सब रूटीन को आपने कॉल किया था तो उस सब रूटीन से रिटर्न आने के लिए RET इंस्ट्रक्शन यूज होता है, पॉप द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द स्टैक एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। बिल्कुल पॉप जैसा काम करता है, जैसे आप स्टैक मेमोरी में चले गए थे, वहां पे आपने काम कर लिया, अब आपको वापस से मेन प्रोग्राम में आना है, तो मेन प्रोग्राम में आना है तो ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन के विद द हेल्प ऑफ रिटर्न इंस्ट्रक्शन आप सब रूटीन से क्या करते हो, रिटर्न हो जाते हो। फिर इसी में एक और इम्पॉर्टेंट है RETI। RETI और RET में फर्क क्या है, ये नॉर्मल रिटर्न इंस्ट्रक्शन है जो नॉर्मल सब रूटीन से रिटर्न होता है, और जब आप इंटरप्ट सब रूटीन पे जाते हो तो वहां से रिटर्न होना है, तो वहां पे आप इंस्ट्रक्शन जो यूज करोगे रिटर्न सब रूटीन, रिटर्न इंटरप्ट। ये RETI मतलब रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सब रूटीन। जब आप इंटरप्ट वाली सब रूटीन के पास जाते हो, जैसे आप इंटरप्ट के थ्रू, जैसे आपके पास 6 वेक्टर इंटरप्ट थे, तो इंटरप्ट कॉल होने की वजह से आप उस पर्टिकुलर वेक्टर एड्रेस पे पहुंच जाते हो। अब जब वो पर्टिकुलर सब रूटीन एग्जीक्यूट हो जाता है तो वहां से एग्जीक्यूट होकर जब रिटर्न आना है तो आपको इंस्ट्रक्शन जो यूज करना है वो RETI यूज करना है। तो RETI स्टैंड फॉर रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सब रूटीन। ये नॉर्मल सब रूटीन है, नॉर्मल सब रूटीन से रिटर्न होता है, और ये जब इंटरप्ट सब रूटीन से रिटर्न होना होता है तो RETI इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो ये दोनों का फर्क आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड रिटर्न आई। तो रिटर्न इज नॉर्मल रिटर्न सब रूटीन रिटर्न इंस्ट्रक्शन, और ये रिटर्न आई इज द रिटर्न इंस्ट्रक्शन विच इज रिलेटेड फ्रॉम इंटरप्ट सब रूटीन, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सब रूटीन। बाकी ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो भी कंडीशनल मैंने बताया, जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, अगर एक्यूमुलेटर में जीरो है तो जंप करेगा, जंप इफ नॉट जीरो, या कोई भी रजिस्टर हो अगर वो जीरो नहीं है तो क्या करेगा, ये जंप करेगा। जंप इफ कैरी, अगर कैरी फ्लैग सेट है तो जंप करेगा। जंप इफ नॉट कैरी, अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं है, क्लियर है, तो जंप करेगा। तो ये सारे ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते हैं। जो एड्रेस आप मेंशन करोगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जंप करेगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। जंप इफ बिट, अगर वो सेट है तो जंप करेगा। जंप इफ नॉट बिट, अगर वो बिट सेट नहीं है तो क्या करेगा, जंप करेगा। तो ये सारे कंडीशनल जंप, यानी कुछ कंडीशन के साथ में आप काम कर रहे हो, आप कंडीशन रख रहे हो, अगर वो बिट होगी सेट होगी तो जंप करूंगा, बिट नहीं होगी सेट होगी तो जंप करूंगा। तो ये कंडीशनल जंप्स है। जंप बिट इफ क्लियर, ये आपको मैंने समझा चुका हूँ एग्जांपल। हाँ, ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां मुझे आपको लेके आना है, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, दो काम एक साथ कर रहा है, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल ए कॉमा डायरेक्ट कॉमा रिलेटिव एड्रेस। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये बोर्ड में पूछता भी क्वेश्चन है। कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल ए कॉमा डायरेक्ट कॉमा रिलेटिव एड्रेस। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, सबसे पहले तो कंपेयर करेगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट और डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस का कंटेंट। कंपेयर मतलब दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, ए माइनस ये डायरेक्ट एड्रेस का जो भी कंटेंट है। अब दोनों के सब्ट्रैक्शन में जो बड़ा वाला नंबर होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका डेस्टिनेशन बड़ा है, डेस्टिनेशन बड़ा है तो कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा, और अगर फॉर एग्जांपल सोर्स बड़ा है तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो कैरी फ्लैग सेट होगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो पर्टिकुलर रिलेटिव एड्रेस दोनों नॉट इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, जंप करेंगे। तो एक चीज आपको ये समझ में आना चाहिए, कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल मतलब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करेगा, जंप करेगा। अब जाहिर सी बात है, ए और डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस में मान के चलो कंटेंट सेम नहीं है तो वो जंप करेगा। अब उसी के साथ में वो कैरी फ्लैग को सेट और रीसेट भी कर रहा है। ये आपका डेस्टिनेशन है, ये आपका सोर्स है। ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब अगर ये नंबर बड़ा है, अगर आपका ये नंबर बड़ा है तो कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा, और अगर बी वाला नंबर आपका बड़ा है तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। वो हिसाब से आपको ध्यान रखना है। कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल ए कॉमा हैश डेटा, इमीडिएट डेटा और एक्यूमुलेटर के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और अगर ये नंबर बड़ा है तो कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा, लेकिन इमीडिएट डेटा नंबर बड़ा है तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसी तरीके से फिर उसके बाद CJNE RN कॉमा हैश डेटा कॉमा रिलेटिव एड्रेस भी है। अब ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है आर रजिस्टर, RN रजिस्टर, R0 to R7 कोई भी रजिस्टर हो सकता है, और इमीडिएट डेटा
उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा, और इक्वल नहीं होंगे, दोनों का कंटेंट इक्वल नहीं होगा तो क्या करेगा, रिलेटिव एड्रेस पे जंप करेगा। और साथ ही साथ में कैरी फ्लैग को सेट और रीसेट करेगा। इफ अगर ये आपका डेस्टिनेशन का नंबर बड़ा है सोर्स से तो कैरी फ्लैग रीसेट रहेगा, लेकिन अगर सोर्स का कंटेंट बड़ा है डेस्टिनेशन से तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना होता है कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल में। ये आपका डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, तो इफ सोर्स इज ग्रेटर देन कैरी फ्लैग विल नॉट सेट, इफ डेस्टिनेशन इज ग्रेटर, इफ सोर्स इज ग्रेटर देन कैरी फ्लैग इज सेट। और अगर डेस्टिनेशन आपका अगर बड़ा, ये इसको डेस्टिनेशन बोलते हैं, इसको सोर्स बोलते हैं, तो अगर ये डेस्टिनेशन आपका बड़ा होगा तो कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा, लेकिन अगर सोर्स बड़ा है तो आपका कैरी फ्लैग सेट होगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है कंपेयर जंप इफ नॉट इक्वल में। नेक्स्ट हम लोग इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट जीरो, डीजे एंड जेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ये हम लोग जब इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, काउंटर का कॉन्सेप्ट जब यूज करते हैं तो वहां पे ये इंस्ट्रक्शन जरूर आता है, डीजे एंड जेड। ये इंस्ट्रक्शन दो काम एक साथ कर रहा है, जो भी रजिस्टर आपने यूज किए उसको एक बिट से क्या कर रहा है, एक कंटेंट से क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, एक नंबर से क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। और साथ ही साथ में ये चेक कर रहा है जंप इफ नॉट जीरो, जंप करेगा रिलेटिव एड्रेस पे अगर वो जीरो नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने R7 रजिस्टर यूज किया, R7 रजिस्टर में आपने 03 डाले थे, तो एक नंबर से पहले उसको डिक्रीमेंट करेगा, 03 से क्या किया उसने 02। अब जंप इफ नॉट जीरो, अगर वो नॉट जीरो है तो क्या करेगा, जंप करेगा वापस से अपने वो रिलेटिव एड्रेस पे। तो ये पर्टिकुलर, ये सब आपको काउंटर वाले लॉजिक में ज्यादातर यूज होता है ये इंस्ट्रक्शन डीजे एंड जेड। डीजे एंड जेड डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो, एक नंबर से जो भी पर्टिकुलर, अभी यहाँ पे डीजे एंड जेड डायरेक्ट कॉमन रिलेटिव एड्रेस है, तो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस के कंटेंट को एक नंबर से डिक्रीमेंट करेगा और जंप करेगा इफ नॉट जीरो, अगर वो जीरो नहीं हुआ है तो उसको क्या करेगा, जंप करेगा टू द रिलेटिव एड्रेस। लास्ट इंस्ट्रक्शन आपका नो ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है, नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, जस्ट आपका हॉल्ट के लिए ही यूज होता है, ये हॉल्ट के लिए, रुक जाने के लिए, स्टॉप होने के लिए, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन जैसा ही है, नो ऑपरेशन। तो आई होप आप लोग को ये सारे भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे मैंने आपको समझा पाया हूँ। फिर भी आपको कुछ क्यूरीज रहेगी, कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग जरूर कमेंट करो, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब इसी के साथ मैं आऊँगा, मेरे इंस्ट्रक्शन सेट्स कवर हो गए, अब मैं आऊँगा आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ वो प्रोग्राम्स को लेके, कुछ प्रोग्राम्स कवर करूंगा यूजिंग कील सॉफ्टवेयर। कील सॉफ्टवेयर को यूज करके कुछ मैं प्रोग्राम्स आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तब तक का थैंक यू वेरी मच, सेफ रहो।